हेलो दोस्तों, आज मैं आपको संज्ञा पढ़ाऊंगा। मेरा टॉपिक है संज्ञा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। और मेरे चैनल का नाम है बालाजी वेल क्लासेस। तो चलिए आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है, संज्ञा होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था को, भाव को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपने डेफिनेशन बचपन में पढ़ी होगी। और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था, भाव को ही संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत है आपको वस्तु क्या होती है। वस्तु के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो घर, मकान, ईटीसी, मोबाइल फ़ोन, इसके बाद बहुत सारे जो कुर्सी, टेबल कुर्सी, ये सब क्या है, वस्तु कहलाती हैं। व्यक्ति की बात करें तो राम, रवि हो गया। स्थान की बात करें मेरठ, दिल्ली, झांसी, कोलकाता, ये सब स्थान हो गए। इसके बाद प्राणी की बात करें पशु, पक्षी, इंसान, मुर्गा। अवस्था की बात करें लड़का, बुढ़ापा, जवान, लड़की, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, ये सभी अवस्थाएं की बात करें। स्टेजेस होती हैं जो एक व्यक्ति की होती हैं, कहीं ना कहीं एक लड़की की होती है या लड़का की होती है, ठीक है। तो ये स्टेज हैं। और भाव की बात करें तो प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, ये सभी क्या हो गया, भाव हो गया। इसी को हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा क्यों कहते हैं, आगे आगे चलते हैं। संज्ञा क्यों कहते हैं, संज्ञा क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। संज्ञा को क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं संज्ञा। संज्ञा को हम अगर संधि विच्छेद करें तो सम प्लस ज्ञा। और हमेशा याद रखना कि जो ऊपर अंक की बिंदी लगी उसे बोलते हैं, जो अनुस्वार चिन्ह को जैसे हटेगा, हटने पर 5 वर्ड होते हैं, 5 वर्डों पर ही अनुस्वार चिन्ह आता है, ठीक है। 5 वर्डों पर ही अनुस्वार हटने पर 5 वर्ड बनते हैं। अनुस्वार चिन्ह हटने पर 5 वर्ड, 5 शब्द ही बनते हैं, मतलब शब्द नहीं, वर्ण बनते हैं। जैसे बोलते हैं यंग, या, न और न, अण और म, ठीक है। ये इसको अणंग के बोलते हैं कंगन, या को बोलते हैं व्यंजन। या का सेंस होगा खंड, खंड, ना का सेंस आता है सन, ना का सेंस आता है म, सम। तो ध्यान रखना यहाँ पर संज्ञा में जो संधि विच्छेद होगी वो यहाँ पर सम। सम मतलब सम का एक शब्द, एक अर्थ होता है अच्छी तरह से, ठीक प्रकार से, भली भांति प्रकार से, ठीक है। और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, जानना, बोध। इससे जो मिलकर बना वर्ड संज्ञा कहलाता है। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, ठीक है। तो आपने संधि विच्छेद करने पर जो सम एक उपसर्ग होता है। ज्ञा के पहले अगर हमने सम लगा दिया तो एक उपसर्ग होता है, इसका कोई ना कोई छोटा सा एक अर्थ निकलता है। और इस अर्थ को किसी शब्द के साथ जोड़ने पर उससे जो बना शब्द कहलाएगा वो कहलाएगा शब्द, ठीक है। तो संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। संज्ञा में कौन सा उपसर्ग होता है, शम होता है। शम ध्यान रखना है, जो हम उपसर्ग होता है जो लगा हुआ होता है उपसर्ग, इसे बोलते हैं शम। और जो अंकी अनुस्वार चिन्ह आता है, अनुस्वार चिन्ह हटने पर 5 प्रकार के वर्ण 5 प्रकार के वर्ण ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वर्ण नहीं आएगा आपका, ठीक है। बिंदी के बदले में ये शब्द या ये वर्ण आते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद क्या होते हैं, संज्ञा के भेद मूल रूप से 3 होते हैं। मूल रूप से कितने होते हैं, मूल रूप से 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। और अगर इसमें पढ़ेंगे हम 5 भेद। तो 5 भेद कौन कौन से होंगे इसके बारे में हम जानकारी बताएंगे। 3 भेद तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा और 2 भेद जो बचे होते हैं उनको भी पढ़ाएंगे। अब तो हम पढ़ते हैं टॉपिक संज्ञा का भेद को, शुरुआत करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, पहला जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा एक साथ क्लियर कराएंगे और एक डिफरेंस बताते हुए बताएंगे, ठीक है। तो आपका जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों एक साथ क्लियर होंगे, ठीक। तो पहला और दूसरा भेद एक साथ पढ़ाएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु पदार्थ की जाति का बोध हो, किसी वस्तु या पदार्थ की जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिसमें जाति, समुदाय, वर्ग, समष्टि का बोध हो। समष्टि एक शब्द होता है, एक ही तरह के लोग एक समुदाय में हो, मतलब जैसे कि एक सज्जन व्यक्तियों का समूह है तो उसे हम क्या कहलाएंगे, जातिवाचक। तो हम कहेंगे सज्जन व्यक्तियों का समूह, तो क्या कहलाएगा, जैसे एक ही तरह के लोग
लोग एक समुदाय में, जैसे हमने कहा कि लड़का, तो जितने भी लड़के हैं, अच्छे बुरे लड़के, सब क्या है, सभी लड़के उसमें आ गए, तो लड़के सभी लड़के आ गए, ठीक है। तो लड़का क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। किसी भी चीज़ के एक स्थान पर उसके जो गुण होते हैं, जो धर्म होते हैं, जो रंग और रूप के आधार पर हम उसका जो नामकरण करते हैं, उस नामकरण को बताने के लिए हम कॉमन शब्द के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जातिवाचक संज्ञा और अच्छी तरह से क्लियर होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जातिवाचक और व्यक्ति, अब इसके बाद जातिवाचक, पहले जातिवाचक क्या होता है, हमने बताया कि जातिवाचक क्या होता है। जैसे कि हमने कहा कि गाय, इसमें आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको बस पहचानना है कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक कैसे पहचान। तो जातिवाचक में है पहचान, कंपटीशन में यही होता है कि है पहचानना सीखना होता है, ना कि हमसे कोई डेफिनेशन पूछेगा, ना ही हमसे कोई शब्द लिखवाएगा, हमसे बस वो पूछेगा ऑप्शन की तरह, ठीक। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जातिवाचक संज्ञा में अगर मैंने कहा कि गाय, अब सुनिएगा, मैंने कहा गाय, जितनी भी दुनिया में जितनी भी गाय हैं जो दूध देती हैं, गाय हैं, वो सभी गाय इस गाय में आ जाएंगी, ठीक है। तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। व्यक्तिवाचक क्या कहलाएगा, जब हम किसी गाय में से एक पर्टिकुलर गाय का नाम ले लेते हैं, जैसे काली गाय या भैंस, ठीक है, काली गाय, नील गाय, तो जैसे काली गाय हो गया, नील गाय, अगर हम नील गाय कोई एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है तो हमने कहा नील गाय, तो नील गाय क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार फिर लड़का, देखो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, तो सभी लड़के, अच्छे बुरे लड़के, लंगड़े लूड़े जितने भी हैं, सभी प्रकार के लड़के इसमें आ गए। उसमें से एक लड़का अगर हम नाम पुकारें तो क्या कहलाएंगे, हमने उसमें से नाम लिया राम, तो राम एक पर्टिकुलर नाम होगा किसी ना किसी का, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार पर्वत, नदी, नहर, नगर, शहर, महाकाव्य, काव्य, तो ये जितने भी वर्ड हैं ये जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होंगे। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में नील गाय, लड़का का में यूज़ होगा राम, पर्वत में हिमालय ले लिया, हिमालय, ठीक है, हिमालय कहाँ है, नेपाल में है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में है, विशिष्ट नाम है हिमालय, ठीक है। नदी में एक पर्टिकुलर एक नदी का नाम ले लिया, गंगा, अगर हमने अमेजन भी लिया होता है तो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहर में हमने सबसे अच्छी इंदिरा गांधी नहर ले लो, भारत में इंदिरा गांधी है, एक पर्टिकुलर नाम ले लिया, स्वेज ने लिया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई। और नगर में हमने अगर कोई नगर ले लिया, जैसे जबलपुर हो गया या झांसी हो गया, तो हमने विशेष रूप से एक किसी नगर, इतने सारे नगरों में से एक नगर चुना, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। शहर में जबलपुर हो गया। और महाकाव्य मतलब काव्य और महाकाव्य, काव्य से बड़ा होता है महाकाव्य। महाकाव्य कौन सा होगा, रामायण, ठीक है। तो महाकाव्य में जितने भी उसमें से एक ले लिया रामायण, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक में अंतर क्या है। तो जातिवाचक कॉमन नाउन कहलाता है और व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन मतलब किसी के लिए, सभी के लिए एक कॉमन वर्ड का यूज़ करना कॉमन नाउन कहलाता है। और अगर हम कहें कि किसी कॉमन वर्ड में से एक पर्टिकुलर चीज़ को छाट लेना व्यक्तिवाचक कहलाएगा, ठीक है, कॉमन प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब उदाहरण के लिए समझेंगे कि इसमें एक उदाहरण देंगे, उदाहरण में पूछेंगे कि उसमें जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो कौन सी संज्ञा है, ठीक है, कौन सी संज्ञा है उसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जो तीन उदाहरण आपको तीन उदाहरण दिख रहे होंगे, तीन उदाहरण दिख रहे होंगे। पहला उदाहरण, भारत नदियों का देश है, जिसमें नदियों में अंडरलाइन है। तो हमसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में नदियों कैसी संज्ञा है, तो हम बताएंगे नदियों, हमने बताया कि नदियों में क्या है, नदियों एक प्रकार का कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा है, कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है। तो भारत नदियों का देश है, तो जातिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा उदाहरण है, गंगा नदी सबसे पवित्र है, और अंडरलाइन क्या है, गंगा। तो गंगा पूछ रहा है कि कौन सी संज्ञा है, तो गंगा कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर। सभी नदियों में से एक नदी की बात हो रही, गंगा जो भारत में है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत में उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, तो सही बात है, उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। कहाँ पर है, भारत में ही है। और एक किसकी बात हो रही है, एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया की बात होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा यहाँ पर हिमालय पर्वत, ठीक है, अंडरलाइन है, तो इसलिए बताना था कि कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब देखो एक उदाहरण और है, आम रसीला है। तो आम रसीला है, तो इसमें से पूछा है कि आम क्या है, सभी फलों में से एक
फल ऐसा है जो रसीला होता है, वो है आम। तो आम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक। यहाँ पर आम पूछ रहा था कि आम क्या है, कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब चौथा उदाहरण है, खानवा का युद्ध राणा और बाबर के मध्य में लड़ा हुआ था। तो पूछ रहा है कि सभी युद्धों में से एक युद्ध बता दिया उसने कि खानवा का युद्ध जो है किसकी बीच में लड़ा था, अंडरलाइन किया हुआ है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कैसा है, सभी युद्धों में से एक युद्ध है, एक युद्ध की प्रॉपर मतलब प्रॉपर नाउन की बात हो रही है, मतलब एक पर्टिकुलर युद्ध की बात हो रही है, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। ध्यान रखना, खानवा का युद्ध क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और कुछ और नया सीखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हिमालय। अब पाँचवां उदाहरण है हिमालय। हिमालय भारत का मुकुट है। हमसे पूछ रहा है कि हिमालय कैसा है, हिमालय पे कैसा है, हिमालय पे अंडरलाइन है। और हिमालय पूछ रहा है कि हिमालय व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है, आप दो में से एक बताना है। तो कौन सी संज्ञा है हिमालय, हिमालय एक भारत का मुकुट है, तो भारत में ही हिमालय है, तो हिमालय कहाँ पर है, भारत में, तो व्यक्तिवाचक होगा। शेर ताकतवर होता है, तो क्या है, शेर। अब देखो छठवें ऑप्शन में थोड़ा क्लियर करना है कि छठवें ऑप्शन में शेर ताकतवर होता है, तो शेर वाकई में ताकतवर होता है, ये पता होना चाहिए, शेर ताकतवर है, ठीक है, तो जातिवाचक होगा, ठीक है। क्यों, ताकतवर होता है ना, तो जातिवाचक, तो सभी शेर जितने भी हैं सभी ताकतवर होंगे, तो जातिवाचक को बात करना है, शेर। अगर हम कह देते हैं कि जानवर में शेर ताकतवर है, तो व्यक्तिवाचक है, शेर है जानवरों में से एक, मतलब पर्टिकुलर एक शेर की बात हो रही है, जानवर में शेर ताकतवर है, तो सभी जानवरों में से शेर ताकतवर है, तो व्यक्तिवाचक की बात होती है। अब यहाँ पर केला सबसे पौष्टिक फल है, फलों में सबसे ज़्यादा पौष्टिक फल कौन सा है, केला, तो व्यक्तिवाचक होगा। और यहाँ पर फलों का राजा कौन, यहाँ पर अंडरलाइन बता दिया आम, तो आम है, तो आम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहें फलों की बात करें, अगर हम फलों पर अंडरलाइन लगा देते तो फलों पर क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, क्योंकि फल सभी फलों की बात हो रही है, तो जातिवाचक संज्ञा। अब बताया, अब 10वां उदाहरण है, दशहरी आम सबसे मीठा आम होता है। तो दशहरी आम सबसे मीठा आम होता है, तो पूछा अंडरलाइन किस पर है, दशहरी आम, तो हमें बताना है कि कौन सी संज्ञा है। तो दशहरी आम सबसे मीठा आम है, सभी आमों से, दुनिया के सभी आमों में से सबसे मीठा आम दशहरी आम है। एक पर्टिकुलर आम की बात हो रही है कि दशहरी आम ही सबसे मीठा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है, जातिवाचक नहीं होगा, यहाँ पर होगा व्यक्तिवाचक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं और चलते हैं दूसरे भेद पे। हमने आपको कौन से भेद करा दिए, दोनों ही भेद करा दिए एक साथ, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें दोनों में अंतर करना सिखा दिया, और यहाँ पर हमारे दोनों ही भेद खत्म होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और दूसरा भेद हमने बता दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन थोड़े से ही इनके कुछ नोट होते हैं, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, कब यह जातिवाचक संज्ञा होगा, कब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, कुछ नोट पढ़ते हैं, ठीक है। नोट, इसमें कुछ नोट डला है, तो नोट के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब एक समुदाय, वर्ग या अनेक लोगों के लिए किया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ध्यान रखना कि इसमें नोट दिया है कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब एक समुदाय, वर्ग या अनेक लोगों के लिए किया जाता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के रूप में पहला उदाहरण है, भारत में एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सती सावित्री रहती थी। तो हर घर में ना, तो अनेक लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो हर घर में, तो मतलब हमारे भारत में कितनी जनसंख्या है, 130 करोड़ जनसंख्या है, 130 करोड़ जनसंख्या है, तो हर घर में सती सावित्री, तो अनेक लोगों के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक। सिंपल है, सती सावित्री जहाँ पर आएगा वर्ड, वो जातिवाचक समुदाय, मतलब एक समुदाय या वर्ग या अनेक लोगों के लिए प्रयोग हो, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो, ठीक है, ध्यान रखना। व्यक्तिवाचक का प्रयोग जब एक समुदाय, ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक ही है, सती सावित्री एक प्रकार का क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन हमने व्यक्तिवाचक का प्रयोग अनेक लोगों के लिए कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहने के बाद समझने वाली बात है कि सती सावित्री में से सती सावित्री एक व्यक्तिवाचक है, और सभी सती सावित्री व्यक्तिवाचक होने के साथ साथ हमने क्या कर दिया, उसका प्रयोग बहुवचन में कर दिया, मतलब हर घर में बता दिया, उसे हर घर में बता दिया, हर घर में है, तो क्या हो गया, समुदाय या वर्ग या अनेक लोगों के लिए कर दिया उसको, तो वो बन जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अब समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, तो भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त, पूरे भारत का नेपोलियन है, तो नेपोलियन है किसका, समुद्रगुप्त, पूरे भारत का नेपोलियन है, तो पूरे अनेक लोगों के लिए कर दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जातिवाचक संज्ञा।
ठीक है। तीसरा उदाहरण क्या है, भारतीय राजनीति में जयचंदों की कमी नहीं है। तो भारतीय राजनीति में सभी, मतलब भारतीय राजनीति में जितने भी नेता हैं या जो धोखेबाज हैं उन्हें हम जयचंदों की कमी मतलब पूरे, आप जयचंद कैसा था, एक व्यक्तिवाचक था। नेपोलियन भी कैसा था, इस समुद्रगुप्त कैसा था, व्यक्तिवाचक। जब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बता दिया तो भारत का नेपोलियन क्या था, समुद्रगुप्त व्यक्तिवाचक था। और व्यक्तिवाचक को ही किस में यूज़ कर दिया, अनेक लोगों के लिए यूज़ कर दिया, पूरे भारत के लिए, समुदाय के लिए या वर्ग के लिए कर दिया, तो क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा। और भारतीय राजनीति में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद कैसा था, एक व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक का प्रयोग भारतीय राजनीति में मतलब पूरे वर्ग या समुदाय के लिए कर दिया, ठीक है, अनेक लोगों के लिए कर दिया, तो पूरा जातिवाचक कहलाएगा। ठीक है, ए पूरा सेंटेंस किस में हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। दिल्ली में रावणों की फौज रहती है, तो पूरी दिल्ली में क्या है, रावण कैसा है, व्यक्तिवाचक है। और व्यक्तिवाचक का प्रयोग अब पूरी दिल्ली के लिए किया जा रहा है, पूरी दिल्ली में एक समुदाय के लिए किया जाता है या वर्ग के लिए किया जा रहा है, अनेक लोगों के लिए किया जा रहा है, ये पूरा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन बता दिल्ली कैसा है, तो दिल्ली पूछ रहा है कि कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्णी नींद में चले गए। मतलब हमारे परीक्षा समाप्त हुई और सभी छात्र कहाँ पड़ गए, कुंभकर्णी नींद। तो सभी छात्र के लिए यूज़ हो रहा, तो अनेक लोगों के लिए हो रहा है। तो कुंभकर्णी, जहाँ कुंभकर्णी कैसा है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के साथ सभी छात्रों के लिए, अनेक लोगों के लिए क्या है, तो ये पूरा सेंटेंस किसमें बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में होगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर कुंभकर्णी किसका सेंस होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, कुंभकर्णी होगा जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, ठीक, याद हो, यहाँ पर आपका एक क्लियर हो गया नोट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। फिर से एक नोट है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर से एक नोट है, इसमें ध्यान रखना है आपको। फिर से एक नोट है, आपको ध्यान रखना है। जो शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि राम हो गया, जातिवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी राम हो गया, रावण हो गया, कंस हो गया, सीता हो गया, विभीषण हो गया, कुंभकर्ण हो गया, जयचंद हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, सती सावित्री हो गया, नेपोलियन हो गया, शेक्सपियर हो गया। इन शब्दों का प्रयोग अनेक के लिए या किसी वर्ग या समुदाय के लिए या किया जाए तो ये क्या कब हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। क्या बन जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अभी हमने आपको बताया था कि राम, रावण, कंस, सीता, विभीषण, कुंभकर्ण, जयचंद, हरिश्चंद्र, सावित्री, नेपोलियन, शेक्सपियर, जब इन शब्दों का अनेक के लिए, किसी वर्ग या समुदाय के लिए हो तो जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, नोट, कुछ नया सीखते हैं। जब गुणवाचक संज्ञा का एक वचन में प्रयोग ना होकर बहुवचन में किया जाए। अब एक चीज़ समझने वाली है, गुणवाचक क्या होती है। गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक है कोई चीज़ है जो गुणवाचक है। ठीक है, जैसे मिठाइयाँ हैं, तो किसकी, ताज़ा मिठाइयाँ, तो कैसी हैं, गुणवाचक। तो मिठाइयों क्या है, एक वचन। अगर मिठाई क्या है, एक वचन है। मिठाई क्या है, एक वचन। मिठाई क्या है, एक वचन। अगर इसका बहुवचन बताएं तो मिठाइयों होता है कि नहीं होता है, मिठाइयों होता है। ठीक, जब एक वचन में मिठाई एक वचन में है तो एक वचन में हमेशा व्यक्तिवाचक होगा। कैसा होगा, व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, अगर हमने मिठाइयों का यूज़ किया, मिठाइयों का, तो बहुवचन है, और बहुवचन में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होगा। तो ताज़ा मिठाइयों की दुकान, यहाँ पर मिठाइयाँ अंडरलाइन है, अंडरलाइन पूछा है कि मिठाइयों यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, तो हमेशा एक बताना कि यहाँ पर जो है मिठाइयों है तो जातिवाचक संज्ञा। अगर एक वचन होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जब गुणवाचक संज्ञा का एक वचन में प्रयोग ना होकर बहुवचन में किया जाता है तो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ध्यान रखना बस। तो हमेशा क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण है, ताजमहल सुंदर है। तो ताजमहल सुंदर है, ताजमहल कैसा है, एक ही है और एक वचन है, तो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक। ताजमहल कैसा है, ताजमहल एक है, एक वचन के रूप में यूज़ हो रहा है, यहाँ पर एक वचन के रूप में हो रहा, और एक वचन में हमने बताया है जो गुण बता रहा है, सुंदर है। तो ताजमहल सुंदर है तो गुण बचा रहा है ना, तो गुण बता रहा है ना, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा। अगर ये बहुवचन होता तो क्या होता, जातिवाचक संज्ञा होता। अब तीसरा भेद होगा भाववाचक संज्ञा। हमने आपको दोनों क्लियर करा दिए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। अब आ जाते हैं तीसरा भेद, भाववाचक। ठीक है, भाववाचक क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भाववाचक क्या होता है,
भाववाचक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बहुत ध्यान से समझना है और समझना है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है और इसको देखना है। क्या होता है भाववाचक संज्ञा? तो भाववाचक क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो तुमने पढ़ा होगा, इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ये स्पर्शी होते हैं, मतलब हम कुल मिला के इन्हें छू नहीं सकते, इन्हें देख नहीं सकते। हाँ, इन्हें देख सकते हैं, स्पर्शी होते हैं, मतलब हम इसको छू नहीं सकते, देख तो सकते हैं, बट ये कैसे होते हैं? महसूस कर सकते हैं, अनुभव जन्म होती हैं। प्रत्यय लगा होता है, इनमें जो शब्द होता है प्रत्यय लगा होता है, जो शब्द प्रत्यय लगा होता है वह भाववाचक संज्ञा बनता है, ठीक है। पहला इसका ट्रिक है, ये ट्रिक मान लो कि जिसमें प्रत्यय लगा हो, जिस शब्द में प्रत्यय लगा हो वो भाववाचक संज्ञा हो सकती है, ठीक है। कुछ संज्ञा बिना प्रत्यय की स्वतंत्र भी होती हैं, ये भी हमें समझना है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पूरे सभी शब्द प्रत्यय लगे हों और सभी भाववाचक संज्ञा हों। कुछ संज्ञा बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भी होती हैं। अब जैसे सुंदर है, सुंदर क्या एक विशेषण है? सुंदर क्या होता है? एक विशेषण होता है। हम संज्ञा की विशेषता बताती है विशेषण। संज्ञा की विशेषता कौन बताती है? विशेषण बताती है। तो विशेषण में अगर हम प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगी? संज्ञा। तो हमने प्रत्यय लगाया, सुंदर, सुंदर में ता लगा दिया, सुंदरता बना। तो हम जब विशेषण में प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बनती है? संज्ञा बनती है। तो कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। कौन सी? भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ऐसे ही माधुरता है, सौंदर्यता है, बचपन है, सुहावना है, जवानी है, बुढ़ापा है, जितने भी यहाँ पर गोले लगे हैं ना, जो छोटे ता, पन, ना, नी, बुढ़ापा, जुर्माना, तनाव, लिखाई, लिखावट, गंदगी, लिखाई हो गई, लिखावट हो गई, आपकी गंदगी, सजावट, बट, मिठास, हर्षित, क्रोधी, प्रेमी, सच्चाई, अच्छाई, क्रोधी, लालची, लोभी, अहंकारी, घमंडी, हरियाली, उमंग, उल्लास, खुशी, दुखी, ईर्ष्या। ये सभी जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए हैं, कुछ यहाँ पर प्रत्यय से बन रहे हैं, कुछ बिना प्रत्यय के बन रहे हैं, और ये सभी वर्ड कहीं ना कहीं आपको मतलब अनुभव प्राप्त हो रहा है। यहाँ से कोई चीज़ आपको स्पर्शी, आप छू नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो? महसूस कर रहे हो। जैसे इसे इनमें से कुछ वर्ड हमने आपको बताए हैं, जैसे सुंदरता हो गया, ठीक है, सुंदरता हो गया। बच मतलब बचपन। तो पन यहाँ पर क्या है? एक प्रत्यय है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए बच है तो बचपन, तो बचपन, पन जो यहाँ पर है प्रत्यय, प्रत्यय से बना जो वर्ड है, प्रत्यय लगा हुआ वर्ड भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद और कुछ वर्ड सीखते हैं, जैसे मिठास। मिठास के बारे में पढ़ते हैं, तो मिठास के बारे में पढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं मिठास के बारे में। तो मिठास एक अच्छा वो है कि जो पेपर में पूछा जाता है। तो देखो जरा, जे क्या है? मीठा। मीठा एक विशेषण है, और विशेषण में आस लगा दिया प्रत्यय। तो आस क्या है यहाँ पर? प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। और मीठा क्या है? विशेषण। जब विशेषण में कोई प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? संज्ञा बनते हैं। ऑप्शन कभी कभी ऐसे पेपर में पूछा जाता है, बताओ जरा, विशेषण में प्रत्यय लगाने पर, प्रत्यय का प्रयोग करने पर तो कौन सी चीज़ बनती है, या कौन सी आपको मतलब ऑप्शन दे दिया, संज्ञा बनता है, विशेषण बनता है, क्रिया विशेषण बनता है, सर्वनाम बनता है। तो आप बताओगे संज्ञा बनती है। क्या बनती है? संज्ञा बनती है। कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है, और इसे ही बोलते हैं इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो जरा, इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और कुछ उदाहरण हैं, और कुछ उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला उदाहरण बताया, गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना है। तो जुर्माना यहाँ पर जो अंडरलाइन है, हमसे पूछा है कि कौन सी संज्ञा है, तो हम बताएंगे जुर्माना यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है गंदगी, तो पूछा जा रहा है कि गंदगी कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर बताएंगे गंदगी एक प्रकार, एक गंदा होता है और एक गंदगी होती है। गंदा क्या होता है? विशेषण होता है। अगर गंदगी कहें तो क्या कहलाएगा? आपका प्रत्यय लगा दिया ना कुछ इसमें, गंदा में अगर हमने कुछ प्रत्यय लगा दिया तो जो बना गंदगी। तो गंदगी एक शब्द जो बना भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अब हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है, तनाव पूछ रहा है, तनाव कौन सी संज्ञा है? हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है। यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको कि हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है, तो आप महसूस कर रहे हो ना तनाव। तो जो चीज़ आप महसूस कर रहे हो और जो आप स्पर्श नहीं कर पाते हो, आप देख पाते हो कि हाँ यार तनाव तो है, तनाव तो चल रहा है, ठीक है। तो आप महसूस कर पा रहे हो, तो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मेरी लिखावट बहुत सुंदर है। अब जैसे यहाँ पर अंडरलाइन पूछा है, और पूछा है कि कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? मेरी लिखावट। अब लिखा जो है क्रिया है, लिखना एक क्रिया होती है, और लिखा
मैंने लिखा, लिखा क्या हो गई, लिखा और बट जोड़ दिया। जब हमने लिखा बट बट लगा दिया तो बट क्या है यहाँ पर प्रत्यय है और लिखा एक शब्द है, तो लिखा में बट जोड़ दिया तो क्या बनेगा, लिखावट। तो ये क्या होना है, प्रत्यय से विशेषण, ये क्या है विशेषण, और विशेषण में हमने प्रत्यय लगा दिया तो बनेगा संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा बनेगी, भाववाचक। तो मेरी लिखावट बहुत सुंदर है, तो लिखावट जो है वो सुंदर है, तो यहाँ पर क्या है एक भाववाचक की बात हो रही है और यहाँ से क्या निकल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकल रहा है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आपकी लिखाई, पांचवा उदाहरण है, आपकी लिखाई बहुत ही अच्छी है। आपकी लिखाई, यहाँ पर लिखाई पूछ रहा है कि कौन सी संज्ञा है। तो लिखाई यहाँ पर हमने बताया कि आपके जो ऊपर वाले वर्ड हैं जितने में आपको बताए थे वो सभी क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। तो आपकी लिखाई भी बहुत अच्छी है, तो क्या है भाववाचक संज्ञा। बचपन का सुहाना होता है, तो बचपन और सुहाना दोनों ही वर्ड भाववाचक हैं। जवानी में अनेक भूल हो जाती हैं, ये भी क्या है भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, हमने बताया था कि जो ऊपर वाला बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़ है। यहाँ पर बुढ़ापा, बूढ़ा नहीं बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है एक भाववाचक संज्ञा को प्रतिरूप कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है, तो क्या है भाववाचक संज्ञा होगी। ताजमहल की सुंदरता, अब सुंदरता हमने बताया कि सुंदर में ता लगा दिया, ता एक प्रत्यय है और सुंदर एक विशेषण है। तो सुंदर में विशेषण में अगर हम प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा, संज्ञा बनेगी। कौन सी संज्ञा बनेगी, आपकी भाववाचक संज्ञा। तो ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है, तो फीकी पड़ रही है ना, तो आप महसूस कर रहे हो ताजमहल की सुंदरता फीकी, जहां पर आप महसूस करो वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथा रूप, जो हमने आपको 3 रूप पढ़ा दिए। 3 मूल रूप होते थे इसके, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और कौन से, भाववाचक। 3 मूल रूप होते हैं। अब चौथा मूल जो चौथा होता है, चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा जो होते हैं वो आपको पढ़ाने हैं, चौथा और पांचवा। तो चौथा जो भेद है वो समूहवाची संज्ञा होती है। कहीं ना कहीं समूहवाची एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही काम करता है। ठीक है, तो जहाँ एक ही स्थान पर पूछा जाता है, जहाँ एक ही स्थान पर एक जैसी अनेक वस्तुओं का संग्रहण हो, मतलब एक जैसी, जहाँ पर एक ही स्थान पर एक जैसी अनेक वस्तुओं का संग्रहण हो। और दूसरा है जहाँ पर एक या भिन्न वस्तुओं का समूह ज्ञान का बोध कराया जाए, मतलब जहाँ पर एक वस्तु है और एक अलग जैसी वस्तु है लेकिन समूह के रूप में हो। ठीक है, जैसे भीड़ में हर लोग हर लोग, अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, हर लोग एक समान नहीं होते, कोई लंबा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। तो एक समूह के रूप में हमने भीड़ कहा तो पूरे जितने भी लोग हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बच्चे हों, सभी लोग भीड़ में आ जाते हैं। तो बताना मतलब अलग अलग भिन्न के रूप में बोध होता है, भिन्न भिन्न वस्तु भी आ जाती है ना। तो उसमें कुछ कद छोटे हो गए, कुछ लंबे हो गए, कुछ मोटे हो गए, कुछ पतले हो गए, कुछ औरत हो गई, कुछ मोटी औरत हो गई, कुछ शादीशुदा औरत हो गई, सभी मतलब कुल मिला के समूह में हमने कलेक्शन में भीड़ हमने कह दिया ना, तो भीड़ में सभी लोग आ गए। ठीक है, तो उसी प्रकार जहाँ या एक भिन्न वस्तुओं का समूह का बोध हो कराया जाए उसे समूहवाची कहलाते हैं। जहाँ पर एकत्रित होना पाया जाए, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाए, जैसे हमने कहा भीड़ में तो सभी लोग इकट्ठे हो गए, कलेक्शन बना रहा है तो समूहवाची से, इसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अब उदाहरण के रूप में बताएं संघ, संगठन, जहाँ पर ये वर्ड देखें आपको समझ लेना समूहवाची संज्ञा बन रहा है। संघ, संगठन, सभा, समिति, सेना, कक्षा, भीड़, झुंड, झुरमुट, गुच्छा, गिरोह, कबीला, काफिला, बाजार, जत्था, पूज। ठीक है, ये सभी जितने भी वर्ड होते हैं समूहवाची संज्ञा को प्रदर्शित करते हैं, और ये सभी वर्ड जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये जितने भी वर्ड होते हैं, सभी जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी हमने शब्द बताए, ये जातिवाचक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, के अंतर्गत भी आते हैं। वो सेंटेंस के पढ़ने पर ही पता चलता है कि कब जातिवाचक है, कब समूहवाचक है। ठीक है, वो ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा समूहवाची है जातिवाचक है। ठीक है, पहला ऑप्शन, पहला उदाहरण क्या है, अब उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है, तीर्थयात्रियों का जा रहा था, क्या जत्था जा रहा था ना, तीर्थयात्रियों का जा रहा था जत्था। तो जत्था एक वर्ड है, किसको कलेक्शन दिखा रहा है, कलेक्शन को दिखा रहा है, मतलब समूह को दिखा रहा है, कलेक्शन। तीर्थयात्रियों को जत्था जा रहा था, वाहनों को जा रहा था काफिला, क्या जा रहा था, काफिला, वाहनों का जा रहा था कबीला, काफिला,
वाहनों का काफिला जा रहा था, वाहनों का इकट्ठा काफिला जा, बहुत सारी गाड़ियाँ लगातार जा रही थी वाहनों का, ठीक है। पशुओं का होता है क्या, झुंडी तो होता है, पशुओं कैसे रहते हैं, झुंड में रहते हैं, ठीक है। ऊँटों का जा रहा था काफिला, ऊँटों एक रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, इसलिए ऊँटों को बोलते हैं काफिला। एक प्रकार के जहाज होता है और गाड़ी के रूप में काम करता है, और रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ऊँटों का जा रहा था काफिला, ठीक है। वनस्पतियाँ पाई जाती हैं झुरमुट में, झुरमुट एक कलेक्शन को बताती है, झुरमुट, ठीक है। यही शब्द हमने बताया कि यही शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के। जितने भी हमने ऊपर बताए थे आपको, सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और आखिरी भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा का आखिरी भेद कौन सा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अब मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन में क्या होता है, मटेरियल से संबंधित होता है कि इसमें कुछ ना कुछ मटेरियल होगा। ठोस तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है, पहला इसमें कंडीशन है, ठोस व तरल पदार्थ के रूप में। तरल मतलब होता है लिक्विड के फॉर्म में, ठोस सॉलिड के रूप में। तो ठोस में के रूप में क्या पाया जाता है अपने पृथ्वी पर, पत्थर। और तरल के रूप में अपने पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, पानी। तो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है कि नहीं। तो पत्थर और पानी क्या है, एक प्रकार का द्रव्यवाचक संज्ञा है। धातु, दो प्रकार की धातु पाई जाती है पृथ्वी में, धातु और अधातु के रूप में पाई जाती है। एक सोना चांदी धातु है, फास्फोरस धातु है, अधातु क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी पर धातु और अधातु के रूप में पाई जाती हैं। ढेर के रूप में, मतलब ढेर लगा हो, बहुत सारा ऊपर ऊपर ढेर लगा हो, बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिट्टी सब होती है, तो मिट्टी का एक ढेर बना हुआ है, तो ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। जिसको मापा व तौला जा सकता है, जैसे चावल है, आटा है, घी है, तेल है, जिसको मापा व तौला जा सकता है। जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम मापते हैं और तौलते हैं, ठीक है, मेज़र करते हैं और तौलते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। और ये अगणनीय है, मतलब इनको हम गिन नहीं सकते। जैसे सब्जी को कभी गिन सकते हो हम, मात्रा के रूप में तौलते हैं, तौल के रूप में लेते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, ठीक है। जिनको हम तौल के लेते हैं उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे शब्द हैं, इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे फल हो गया, आम हो गया, अंडे हो गए, जल हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, बर्फ़ हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, चांदी हो गया, तावा हो गया, लोहा, चाय, कॉफ़ी, स्याही, शराब, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, सोडा, सब्जी इत्यादि। ये सभी वर्ड जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी यूज़ होते हैं। हमने बताया कि जाति, जैसे हमने फल कहा तो पूरे जितने भी फल आ गए दुनिया के सभी फल इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आम ले लिया तो जितने भी आम हैं, तो जितने भी आम हैं, चाहे दशहरी आम है, चाहे सभी आम किस में आ गए, जातिवाचक संज्ञा। अंडे, दुनिया के जितने भी अंडे हैं, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, देसी अंडा या विदेशी अंडा हो, तो सभी अंडे इसमें आ गए। जल हो गया, पूरा दुनिया के जितने भी जल हैं, चाहे वो मीठा हो, चाहे कठोर जल हो, चाहे मृदु जल हो, ठीक है, सभी जल आ गया। तो कुल मिला के देखा जाए, ये वर्ड भी आपको जातिवाचक संज्ञा में भी दिखेंगे, ठीक है। तो आपको पहचानना है। और जो 5, वैसे मूल रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, लेकिन 2 भेद एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं, द्रव्यवाचक और आपका समूहवाची संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक और समूहवाची संज्ञा, तो 2 भेद एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं। मूल रूप से 3 भेद होते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में ऑप्शन में दिया जाए, ऑप्शन में अगर दिया जाए कि 5, तो मैक्सिमम हम 5 ही लगाएंगे। अगर ऑप्शन में 3 दिया जाए और 5 ना दिया जाए तो हम 3 ही लगाएंगे, ठीक है। तो बस चलते हैं और आगे। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्वनाम, और आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक एक टॉपिक क्लियर कराता चला जाऊँगा, संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, फिर ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, लगातार चलते रहेंगे। और पूरी हिंदी कम से कम 10 20 30 मतलब कुल मिला के 10 क्लासों में पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और चलिए, थैंक यू दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सफिशिएंट होगा, और मुझसे जो गलती होगी उससे मुझे क्षमा करना, और मैं इससे बेहतर करके दिखाऊंगा। अगली वीडियो में कुछ और बेहतर लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।